this is Zainul Arfin from tutoria.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. और आज हम बात करेंगे आपकी बुक के 4th चैप्टर की, दैट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स की बात कर लें या एनिमल्स की, हम लोगों को डिफरेंट तरह के स्टिमुलस जो हैं वो रिसीव होते हैं। अब जब कोई भी स्टिमुलस हमें रिसीव होता है हम उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई बहुत ही खूबसूरत चीज़ नज़र आती है तो वी आर हैप्पी। अगर हमें कोई पेन हो रहा है, कोई चीज़ चुभ जाती है तो हमें दर्द होता है एंड वी रिस्पॉन्ड बाय क्राइंग और जस्ट बीइंग अनप्लेजेंट। इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए और उसी सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। The system of the body that provides coordination through electric signals among different body parts for the response to a particular stimulus is called nervous system. And the study of the structure of nervous system is called neurology. ये एक पूरी फील्ड है जिसमें हम nervous system से related हर चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब नर्वस सिस्टम का एक मेजर जो है वो फंक्शनल यूनिट है, एक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स जो हैं वो नर्वस कोऑर्डिनेशन को मेनली जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, या इवन पूरा जो नर्वस सिस्टम है हमारा दैट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है? उन्होंने डिटेक्ट करना होता है और रिसीव करना होता है स्टिमुलाई को, और ये फंक्शन जो है वो 3 स्टेप्स में परफॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, कि कोई भी स्टिमुलस आ रहा है तो उसको रिसीव करते हैं। फिर स्टिमुलस से जो इंफॉर्मेशन आई है उसको एनालाइज करना होता है, और तीसरी बात होती है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी जो भी स्टिमुलस है उसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करना होता है। अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके फंक्शन के हिसाब से अडैप्टेड है। न्यूरॉन जो है उसमें एक सेल बॉडी होती है जो कि एक मेजर पोर्शन है, और देन वी हैव एन एक्सॉन जो कि एक लॉन्गर सिलिंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर है। हमारे पास सेल बॉडी के अंदर डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स जो हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इससे पिछला जो न्यूरॉन है, यानी ये कनेक्शंस बनाते हैं, ये साइनेप्सिस जो हैं उनमें फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर सेल बॉडी के पास ही न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा जब एक्सॉन की बात आती है तो एक्सॉन वो स्ट्रक्चर है जो सेल बॉडी को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, और इसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं, लाइक शिवॉन सेल्स होते हैं। शिवॉन सेल्स जो हैं उनके ऊपर एक फैट की कवरिंग होती है जिसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। फिर अगर हम 2 शिवॉन सेल्स का जो एंडिंग है उसकी बात करें तो वो नोड्स ऑफ रैनवियर होती हैं। फिर जो एक्सॉन का टर्मिनल है, जो एंड है बिल्कुल, उसको हम कह रहे होते हैं साइनेप्टिक नॉब। ये जो साइनेप्टिक नॉब है ये अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ जो है इंटरैक्ट करती है। न्यूरॉन्स जो हैं वो किसी एक टाइप के नहीं होते। मेजरली न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन। अब ये क्या करते हैं? ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं। द सेकेंड वंस आर इंटरन्यूरॉन्स। अब जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसको ये फॉर्म करते हैं इंटरन्यूरॉन्स। थर्ड वंस आर मोटर न्यूरॉन्स। अब ये क्या करते हैं कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स तक लेके जाते हैं। अब न्यूरॉन्स के थ्रू कुछ रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं। उनमें से एक रिस्पॉन्स जो कि हमारे यूजुअली तमाम किस्म के रिस्पॉन्सेज का एक जनरलाइज नाम है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। Reflex action or reflex arc is an immediate, automatic and involuntary response to external and internal environmental changes. ये ऐसे ही है कि अगर आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो इनवॉलेंटरीली आप एकदम से हाथ अपना पीछे कर लेंगे। आपने ये डिसाइड करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाया कि हाथ मैंने पीछे करना है, तो ये एक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है। आपके ब्रेन को ये पता है कि दिस थिंग कुड हार्म यू, तो राइट अवे वो एक सिग्नल विद इन मिली सेकेंड जो है वो सेंड करता है कि इस हाथ को पीछे खींच लिया जाए। फिर ये जो सारे सिग्नल्स होते हैं, जो रिफ्लेक्स आर्क होती है, ये किस तरह से परफॉर्म होती है? वो नर्व इम्पल्सेस के थ्रू परफॉर्म होती है। अब नर्व इम्पल्स क्या है? Nerve impulse is information or signal about a stimulus that is transmitted from receptors to the central nervous system and from central nervous system to the effector. Effector आपके organs हैं, वो organs हैं जिन्होंने response produce करना होता है।
अब नर्व इम्पल्स जो है वो मल्टीपल स्टेप्स में कैरी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जिसके बाद एक सिग्नल सेंड या रिसीव होता है। अब उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, उसमें पहली चीज़ है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये वो स्टेज है जहाँ पे अभी कोई काम नहीं हो रहा, मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल रेस्ट पे है। अब अगर हम न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को देखें तो उसकी जो आउटर सरफेस है वो मोर पॉजिटिव होती है एज कंपेयर टू इट्स इंटरनल सरफेस। अब इस स्टेट को हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट, और न्यूरॉन इस टाइम पे रेस्ट पे होता है, यानी मेम्ब्रेन इज नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड और कंडक्टिंग इम्पल्सेस। उसके बाद क्या होता है कि जो सोडियम और पोटेशियम आयंस हैं उनकी मूवमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी नर्व इम्पल्स को कैरी करने के लिए। नर्व इम्पल्स जो है उसमें एक और जो है इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सर्टेन नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक आयंस होते हैं न्यूरॉन के अंदर, जो न्यूरॉन की अंदर वाली सरफेस को मोर नेगेटिव कर देते हैं एज कंपेयर टू इट्स आउटर सरफेस। उसके साथ साथ ये होता है कि जो पोटेशियम आयंस हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं ये भी लीक होते हैं थ्रू सर्टेन गेट्स। अब इनकी लीकेज की वजह से बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है ज़्यादा और अंदर जो है नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ये जो बात आती है वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की आती है, यानी कि हम उसको एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। अब हमने पहले ही देखा है कि बाहर वाली सरफेस जो है वो पॉजिटिव है और अंदर वाली सरफेस जो है वो नेगेटिव है, लेकिन जब मेम्ब्रेन एक्टिव होती है तो इसका रिवर्स हो जाता है, यानी इनसाइड जो है वो पॉजिटिव हो जाती है और इस स्टेट को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन जो है वो कैसे होती है? डीपोलराइजेशन होती है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के थ्रू। कोई भी ऐसा स्टिमुलस दैट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्शन पोटेंशियल उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, जो सोडियम आयंस हैं उनका इन्फ्लक्स होता है अंदर की तरफ। दैट मीन्स रीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन फाइबर। उस टाइम पे पोटेशियम जो गेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और जो पोटेशियम है वो न्यूरॉन के अंदर से बाहर मूव करता है, मेकिंग द इनसाइड ऑफ न्यूरॉन मोर नेगेटिव। तो ये जो सारा जो प्रोसेस है ये रीपोलराइजेशन होती है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है दैट इज हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन तब होती है एट द पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल। क्या होता है कि जो सोडियम गेट्स हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं और उस टाइम पे जो एक्शन पोटेंशियल है, जो नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट होती है न्यूरॉन की, दैट इज अबाउट टू बी रीस्टोर्ड। लेकिन होता ये है कि उससे उस नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल से थोड़ा सा ज़्यादा ही नेगेटिव चार्ज अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इस हाइपर पोलराइजेशन के बाद एक फेज होता है जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड में ये होता है कि जो नर्व फाइबर है दैट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रिकवरी, इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोलैरिटी। और इस काम का बेसिक मकसद ये होता है कि न्यूरॉन अपने आप को प्रिपेयर करे फॉर द नेक्स्ट स्टिमुलेशन, और ये सारा का सारा काम एक सेकेंड के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में हो रहा होता है। फिर इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है साइनैप्स का। अब व्हाट इज साइनैप्स? The junction between axon terminal of one neuron and the dendrite of another neuron, where information from one neuron is transmitted to another neuron, is called synapse। यानी कि एक ऐसा पोर्शन, ऐसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान होता है और जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होती है उसको हम साइनैप्स कहते हैं। अब जो साइनैप्स में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही होती है उसका एक खास मैकेनिज्म है। उसमें सबसे पहला जो स्टेप है क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल अराइव होता है, यानी एक्शन पोटेंशियल रेज होता है। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक काम करता है, वो क्या करता है कि जो कैल्शियम आयंस के जो गेट्स हैं उनको ओपन कर देता है। जब वो गेट्स ओपन होते हैं जो कैल्शियम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। यहाँ तक पहले 3 स्टेप्स हैं। फिर 4th और 5th स्टेप में क्या होता है कि जो कैल्शियम है वो वेसिकल्स जिनके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको कॉज करता है कि वो मूव करें टुवर्ड्स द प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। फिर वो जो वेसिकल्स प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन के पास आ चुके हैं वो फ्यूज करते हैं विद द मेम्ब्रेन और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उस वेसिकल के अंदर वो रिलीज हो जाते हैं एंड दे डिफ्यूजेस अक्रॉस द साइनैप्टिक क्लेफ्ट। साइनैप्टिक क्लेफ्ट जो है वो दरमियान वाली एक रीजन है उस कनेक्शन के दरमियान में बिल्कुल।
फिर 7th स्टेप में ये होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो टेम्परेरली बाइंड करते हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इससे ये होता है कि जो सोडियम के चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। फिर 8th स्टेप में सोडियम डिफ्यूजेस थ्रू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, वो डीपोलराइज कर देता है मेम्ब्रेन को और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। इस तरह ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल आगे पहुंच जाता है। फिर अभी हमने जिक्र किया न्यूरोट्रांसमीटर्स का। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं? ये वो केमिकल्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो इस इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक। ये 2 टाइप्स के होते हैं। वी हैव एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका काम होता है नर्व इम्पल्सेस को ट्रिगर करना, जबकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि जो थ्रेशोल्ड ऑफ स्टिमुलस है उसको इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का ये ऑपोजिट काम हो रहा है, क्योंकि जब तक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं होगा तब तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। अब ये सारा का सारा काम कर कौन रहा है? इस काम को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो वो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको हम CNS भी बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। हमारे CNS के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं। अब जो हमारा ब्रेन है वो ऐसे ही नहीं है, वो बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है। हमारा जो ब्रेन है उसको एक खास किस्म की मेम्ब्रेन्स में प्रोटेक्शन मिली हुई है, स्कल के अलावा भी। उन मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं मेनिंजेस। 3 layers होती हैं बेसिकली। द फर्स्ट वन इज ड्यूरा मैटर, द सेकेंड वन इज एराक्नॉइड मैटर एंड द थर्ड वन इज पिया मैटर। जो हमारा ब्रेन है वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। वी हैव फोरब्रेन, वी हैव मिड ब्रेन एंड वी ऑल्सो हैव हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले आता है फोरब्रेन। फोरब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है दैट इज सेरिब्रम। अब क्या करता है सेरिब्रम के? ये कंट्रोल करता है हमारे स्केलेटल मसल्स को, साथ साथ हमारा जो मेमोरी, रीजनिंग, जजमेंट, थिंकिंग, इंटेलिजेंस और इमोशंस हैं, इन सारी चीज़ों को जो है सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा होता है। अब सेरिब्रम जो है एक बहुत बड़ा एरिया है और उस एरिया को हम, उसके एक मेजर पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसमें डिफरेंट लोब्स हैं। वी हैव 4 लोब्स। वी हैव फ्रंटल लोब, वी हैव पेराइटल लोब, वी हैव टेम्पोरल लोब एंड वी हैव ऑसिपिटल लोब। फ्रंटल का काम है मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करना। पेराइटल जो है उसके पास सेंसरी एरियाज होते हैं जो इम्पल्सेस लेते हैं स्किन से। टेम्पोरल का काम है हियरिंग एंड स्मेल, और ऑसिपिटल लोब जो है वो रिसीव करती है और एनालाइज करती है विजुअल इंफॉर्मेशन को। फिर फोरब्रेन के अंदर ही हमारे पास 2 और स्ट्रक्चर्स हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो है वो एक रिले सेंटर है बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जबकि जो हाइपोथैलेमस है इट लिंक्स नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, और जो हाइपोथैलेमस का मेजर काम है वो होम्योस्टेसिस का है। देन वी हैव मिड ब्रेन। मिड ब्रेन लाइज बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोरब्रेन, और ये कनेक्ट करता है दोनों को। It receives sensory information and sends it to the appropriate part of forebrain. Then we have hindbrain. Hindbrain के अंदर हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। We have medulla oblongata. अब medulla oblongata जो है वो कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को, हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को। Then we have cerebellum. Cerebellum जो है वो कंट्रोल करता है इक्विलिब्रियम को और कोऑर्डिनेट करता है मसल मूवमेंट्स को। देन वी हैव पॉन्स। अब ये एक ब्रिज है बिटवीन सेरिबेलम, मेडुला एंड सेरिब्रम, और इसका काम क्या है? हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन में ये रोल प्ले कर रहा होता है। यहाँ तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म। अब बारी आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में के भी 2 पार्ट्स हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक में क्या होता है कि हमारे पास क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं और ये कनेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्किन और स्केलेटल मसल्स के साथ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम है कि ये कनेक्ट करे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टू द विसरल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर ही वी हैव सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन जो है वो हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल कर रही होती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है वो ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल कर रही होती है, जैसे कि रेस्ट को भी, स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करती है। बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का काम तब आता है कि जब
फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता है, उसको काम डाउन करने के लिए जो भी रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का हिस्सा हैं। इन तमाम स्टिमुलाई जो भी हमारे पास आते हैं उनको हम रिसीव करते हैं थ्रू स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर्स। वो सेंसरी रिसेप्टर्स क्या हैं? बहुत सारे हैं। यहाँ पे मेजरली हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की बात करेंगे। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या है? हमारी सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है, यानी हमारे नोज से जो हम किसी भी किस्म की अच्छी या बुरी स्मेल को जो हम आइडेंटिफाई करते हैं वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का काम है। देन वी हैव टेस्ट रिसेप्टर्स। हम जो भी खाते हैं और उसका जो हम टेस्ट डिसाइड करते हैं, ये मीठा है, ये कड़वा है, खट्टा है, सॉल्टी है, वट एवर, दैट इज द फंक्शन ऑफ आवर टेस्ट रिसेप्टर्स। फिर वी हैव सेंसरी रिसेप्टर्स इन स्किन, यानी कि हमारी स्किन के थ्रू हम जितने भी स्टिमुलस रिसीव कर रहे हैं और उनकी इंफॉर्मेशन आगे सेंड कर रहे हैं, वो सारा का सारा काम जो है वो स्किन के पास आता है। फिर जो हमारा नर्वस सिस्टम है उस पर सर्टन ड्रग्स के डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि एडिक्शन जो है वो एक बहुत ही मेजर और सीरियस इशू है और बहुत प्रेवलेंट भी है इन द इंटायर वर्ल्ड। तो उन ड्रग्स में सबसे जो कॉमन ड्रग्स जिनका अब्यूज़ बहुत कॉमन है, दोज आर नारकोटिक्स। अब नारकोटिक्स जो हैं, these are a group of substances which diminish the perception of pain, यानी कि वो पेन की जो परसेप्शन है उसको डिमिनिश कर देती हैं, उसको ख़त्म कर देती हैं। वी कैन नॉट फील एनी पेन while somebody is on narcotics। नारकोटिक्स में जो मेजर ड्रग्स हैं, वी हैव हेरोइन, हमारे पास कैनबिस है, निकोटीन है, अल्कोहल है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एडिक्टिव हैं एंड दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रीटी हार्मफुल फॉर द यूज़र। उसके साथ हमारे पास इनहेलेंट्स भी हैं। इनहेलेंट्स जो हैं वो बेसिकली जिस तरह ग्लू स्निफिंग होती है या इस तरह की चीज़ें जिनको हम अपने नाक के थ्रू इनहेल कर रहे हों, वो इनहेलेंट्स में आ जाती हैं। फिर हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो प्रोन टू सर्टेन डिसऑर्डर्स, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो इसमें डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ वैस्कुलर डिसऑर्डर्स। अब वैस्कुलर डिसऑर्डर्स में सबसे कॉमन इज स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है? दैट इज़ द रप्चर ऑफ स्मॉल सेरेब्रल आर्टरीज, जिसकी वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। देन वी हैव इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स। उसमें जो सबसे कॉमन है दैट इज़ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है? दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। वो वायरल भी हो सकती है और बैक्टीरियल भी हो सकती है। वी हैव स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स जिसमें ट्यूमर्स आ जाते हैं। अब ट्यूमर्स क्या है? इट इज द जनरेशन ऑफ मास ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। और जो ट्यूमर्स हैं स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स हैं और ये बहुत सी किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। देन वी हैव फंक्शनल डिसऑर्डर्स जिसमें हमारे पास हेडेक आ जाता है। वी ऑल्सो हैव डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स जिसमें अल्जाइमर्स की एग्जांपल है कि जो हमारा जो न्यूरॉन्स हैं वो ओवर टाइम डीजनरेट हो रहे हों। ये एक डिजीज़ है जो कि फैमिलीज के थ्रू चलती है, सो जेनेटिक्स मस्ट हैव सम पार्ट टू प्ले इन इट। नर्वस डिसऑर्डर्स के लिए हम कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। उनमें सबसे पहला है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, यानी उसको कॉमन लैंग्वेज हम कहते हैं EEG। अब EEG जो है वो दिमाग की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, क्योंकि हमारे जो ब्रेन में जो नर्व इम्पल्सेस सेंड और रिसीव हो रही होती है उनकी एक इलेक्ट्रिकल एबिलिटी होती है, तो उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर किया जाता है थ्रू EEG। देन वी हैव कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, उसका कॉमन नेम है CT स्कैन। अब ये क्या है? ये एक्सरे बेस्ड टेक्निक है और एक्सरेज के थ्रू डिफरेंट इमेजेस ली जाती हैं किसी भी बॉडी पार्ट की। यहाँ पे हम ब्रेन की बात करें तो हम ब्रेन की बात कर लेते हैं और उन इमेजेस को कंबाइन किया जाता है इन सच अ वे कि उससे 3D इमेजेस बनाई जा सकें और ये बहुत ही जो डिटेल किस्म का एनालिसिस है ये प्रोवाइड कर देता है। देन वी हैव मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसे हम MRI कहते हैं। MRI जो है वो रेडियोलॉजी बेस है, उसमें हम मैग्नेटिज्म और रेडियो वेव्स को यूज़ करते हुए बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है परफॉर्म कर सकते हैं बॉडी का भी और ब्रेन का भी। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर में ब्रेन से लेके हमारे नर्वस सिस्टम से लेके डिसऑर्डर्स, ड्रग्स, एवरीथिंग हैज़ बीन ब्रीफली एक्सप्लेन्ड। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको हर चीज़ ब्रीफली थोड़ी थोड़ी बता सकूँ। This is your biology instructor Zainul Arfin from tutoria.pk.